जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से ज़्यादा मुझे इंटेलिजेंट नज़र आते हैं। तो आप में से जितने भी लोग मेरे देखने वाले हैं, आप लोगों का भी दिल चाहता है कि मुझे संग मारें, पत्थर मारें, गोली मार दें मुझे। भाई एनालिस्ट का क्या काम होता है? एनालिस्ट का काम यह है कि वो चीज़ों को फैक्चुअली देखे, उसका एनालिसिस करे। फौजियों को भी यही शिकायत है, आप लोगों को भी यही शिकायत है। आप लोग भी चाहते हैं कि मनपसंद बातें की जाएँ, GHQ भी चाहता है मनपसंद बातें की जाएँ। ये जिस तरह से चीज़ें शेप हुई हैं, इसमें आपको क्लियरली नवंबर 2022 के बाद से आपको नजर आता है कि जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को एक बहुत ही जीरक, स्मार्ट, क्लेवर और रूथलेस सियासतदान के तौर पे उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, जिन्होंने तमाम राइट बटन दबाए हैं जिसके जरिए वो मजीद से मजीद ताकतवर होते चले जा रहे हैं। ये इस वक्त की एक टोटल है, कोई चीज़ किसी वक्त भी बैकफायर कर सकती है, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कहानी है। तो अब वो ज़ाहिर है इश्यूज में जा रहे हैं, लेकिन अब इसके साथ कुछ बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के क्वेश्चंस जो हैं इस पूरी सिचुएशन के साथ नथी हैं। उसमें जो क्वेश्चन जो मेरे ज़हन में हमेशा क्वेश्चन रहा है वो ये है कि पाकिस्तानी सोल्जर को, जो पंजाबी सोल्जर है, जो पश्तून सोल्जर है, उसे अपनी शनाख्त के हवाले से, उसे अपने जहन के हवाले से, अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी के हवाले से जो पूरा नैरेटिव और बयानिया उसको दिया गया था, पूरी पाकिस्तानी कौम को दिया गया था, जिसके अंदर उसकी मुस्लिम आइडेंटिटी, इस्लाम का तस्वर, फ़लस्तीन का तस्वर, इसराइल गाज़िब है, फ़लस्तीनी विक्टिम है, वो सारा का सारा नैरेटिव जो है वो इस सारी सिचुएशन में कैसे प्ले आउट करेगा। इस सिलसिले में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जो है वो पाकिस्तान की फॉरमोस्ट जो डिफेंस एंड एस्टैब्लिशमेंट मैटर्स की रेस्पेक्टेड स्कॉलर हैं डॉक्टर आयशा सदीका आगा, जो इस वक्त बरतानिया में है, उन्होंने उस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट छेड़ी है और मैं समझता हूँ दर्जनों इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो उस डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये क्या कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इसकी ये है कि सेनेटर मुस्तफ़ा खोकर जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी ट्रूप्स की प्लेसमेंट की जो हम बात सुन रहे हैं, ये फैसला किसने किया है, इस पर क्या कोई डिबेट हुई है, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स को देखा गया है, क्या इसकी परमिशन किसने दी है और इसकी क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करने की जरूरत है। उन्होंने अपना कंसर्न शो किया, जैसे मैं हर दफ़ा अपने वीलॉग में अपना कंसर्न जो है इस हवाले से शो करता हूँ। अब उसके ऊपर डॉक्टर आयशा सदीका आगा ने एक कोट ट्वीट लिखा। उस कोट ट्वीट के ऊपर मैंने भी एक कोट ट्वीट जो है लिखा है, सवाल मैंने रेज किया है डॉक्टर आयशा सदीका से। उसे आप अगर जो आप लोग ट्विटर पे हैं उसे आप जाके देखिए, उसके नीचे एक बहुत रिच डिबेट जो है वो हो रही है। डॉक्टर आयशा सदीका ने डिसएग्री किया सेनेटर मुस्तफ़ा कमाल खोकर से और उन्होंने कहा कि क्या आप नहीं जानते, क्या आप भूल गए हैं कि जो पंजाबी मुसलमान और सिख सोल्जर्स को 20वीं सदी के शुरू में या 19वीं सदी के आखिर में जोक तर जोक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिक्रूट किया गया था, तो उनकी आइडेंटिटी इस किस्म की थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्हें मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, जहां उन्होंने खुल्लम खुला ऑटोमन टर्किश सोल्जर्स जो हैं उनके ऊपर बॉम्बिंग की मकामात मुक़द्दस में। बल्कि ऐसे भी मकामात आए, आप में से शायद कुछ लोग इस चीज़ से वाकिफ हो कि खाना काबा में जब तुर्किश सोल्जर्स ने या कुछ मुक़द्दस मकामात में उन्होंने जाके प्रोटेक्शन ले ली इस मुस्लिम कन्वेंशन के तहत कि वहां अंदर उनके ऊपर मुस्लिम ट्रूप्स अटैक नहीं करेंगे, तो जो कश्मीरी कंटिंजेंट था जम्मू एंड कश्मीर का, उसने अपनी बंदूकें दीवारों के ऊपर रख दी। उसने कहा आप पे ही तपसी, आप पे ही ठुस कर सी। पाकिस्तान आर्मी के नैरेटिव में, पंजाब के नैरेटिव में बताया जाता है कि कश्मीरी चूंकि बड़े बुज़दिल थे, वो डर गए। ये बताया नहीं जाता कि किसके ऊपर गोलियां चलानी थी। तुर्क मुसलमान सोल्जर्स के ऊपर गोलियां चलानी थी। पाकिस्तान के दूसरे जो सोल्जर्स थे नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान के पश्तून और जो पंजाबी थे, उन्होंने वो गोलियां चलाई, तुर्कों का कत्लेआम किया। ये बड़ा मशहूर वाक़या है जिसको पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल जो है वो सेंसर किया जाता है। इससे 1 सेकंड पता चलता है कि सोल्जर की जो आइडेंटिटी है वो किसी और चीज़ की कंस्ट्रक्ट की गई है। अब आयशा आगा उसमें ये बात करती हैं कि ना सिर्फ ऑटोमन्स की उन्होंने एग्जांपल दी, उन्होंने 1970 की ब्लैक सितंबर की एग्जांपल दी, जब कहा जाता है, उन्होंने उसमें कहा कि पाकिस्तानी फौज ने 3000 फलस्तीनी जो हैं उन्हें वहां पे उन्होंने हिलाक किया था। बहुत से और लोग कहते हैं कि 25,000 लोग उसमें मारे गए थे, ज़्यादातर फिगर 3000 से बहुत ज़्यादा का है। और उसमें उस वक्त के ब्रिगेडियर मोहम्मद ज़ियाउल हक, जो बाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने, फिर पाकिस्तान के जनरल प्रेसिडेंट वगैरह बन गए, वो उस ट्रूप कंटिंजेंट को लीड कर रहे थे। ये और बात है कि जब आप रिटन लिटरेचर को इसमें सर्च करते हैं, इवन विद द हेल्प ऑफ AI टूल्स, तो आपको कहीं पर भी इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तानी नैरेटिव ये है कि वहाँ पे हज़ारों फ़लस्तीनियों को पाकिस्तानी कंटिंजेंट जो है उसने हला किया। आयशा सदीका ने उसकी तरफ रेफर किया। अब इसमें मैं 2 मज़ीद एग्जाम्पल जिसके अंदर ऐड करता हूँ। एक एग्जाम्पल तो ये है कि अप्रैल 1977 के अंदर लाहौर में जब पाकिस्तान नेशनल PNA मूवमेंट चल रही थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ, तो एक चार्ज जुलूस, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शहरों के अंदर अमन रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की फौज की कंटिंजेंट्स को तलब किया हुआ था। लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, मुल्तान में, रावलपिंडी में, इस तरह के बहुत से शहरों के अंदर मार्शला जो है, सिटी वाइज मार्शला जो है वो लगा दिया गया था। जनरल ज़ियाउल हक आर्मी चीफ थे। तो मेरा ख्याल है ये अप्रैल की 2 तारीख की बात है, ये जो भी है, लेकिन अप्रैल 1977 में जब एक चार्ज क्राउड जिसमें जमात इस्लामी का बहुत ज़्यादा कंपोनेंट था, PNA का क्राउड था, उसने लाहौर की माल रोड पे मस्जिद शोहदा से निकल के मार्च किया, या मस्जिद शोहदा की तरफ वो मार्च कर रहे थे, तो वहां पे जो आर्मी की डिप्लॉयमेंट थी उससे कहा गया, उनको रोका गया, उनको ऐलान किया गया कि गोली मार देंगे। जब उन्होंने एक लाइन क्रॉस की तो गोली चली, जिसके नतीजे में 2 लोग जाँ बहक हुए, 9 या मजीद लोग जो है वो जख्मी हुए। वहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग नैरेटिव शेप किया गया। वो नैरेटिव वो था जिससे जनरल चिश्ती जो है वो अक्सर, जिनकी कुछ अर्सा पहले रहलत हुई है, जनरल चिश्ती ने सैकड़ों दफा उस वाक़े को टेलीविजन प्रोग्राम्स में डिफरेंट जगहों पर डिस्क्राइब किया। उनका कहना यह था कि जब यह वाक़या हुआ तो देखा गया कि सैकड़ों गोलियां ट्रूप्स ने चलाई, लेकिन सिर्फ 2 लोगों को गोली लगी, ये 9 लोग जो हैं
वो ज़ख्मी हुए, बाकी जो गोलियाँ थी पाकिस्तानी सोल्जर्स ने, फ़ौज के, वो उन्होंने हवा में आगे पीछे बिल्डिंग्स को मार दी। वहाँ से नैरेटिव ये शेप किया गया कि फ़ौज ने, हाई कमांड ने महसूस किया कि अगर अवाम के खिलाफ पाकिस्तान की फ़ौज को इस्तेमाल किया जाएगा तो ट्रूप्स का डिसिप्लिन ख़राब हो जाएगा, बिकॉज वो जो मुस्लिम अवाम है, पंजाब की अवाम है, उसके ऊपर पाकिस्तानी सोल्जर जो है वो गोली नहीं चलाना चाहता। ये वो डिक्टम था जिसके अंदर पाकिस्तानियों ने 99.99% पाकिस्तानियों ने होली सोली इसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इस डिक्टम को एक्सेप्ट करने में इंटेलिजेंसिया भी थी, इसमें दानश्वर भी थे, इसमें मीडिया भी था, इसमें अखबार भी थे, इसके अंदर खुद आर्मी के सीनियर जनरल भी थे। एक से ज़्यादा बहुत सीनियर आर्मी के जो ऑफिसर हैं, जनरल हैं, रिटायर्ड हैं, वो मुझसे ये आर्गुमेंट करते रहे कि पाकिस्तान के लोग जब सड़कों पे निकल आएंगे, पीटीआई के अंदर कैपेसिटी नहीं है उनको निकालने की, जब बाकी लोग सड़कों पे निकलेंगे तो पाकिस्तान की फ़ौज जो है, उसका सिपाही कभी भी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर गोली जो है वो नहीं चलाएगा। और जब 26 नवंबर 2024 को, और मैं हमेशा उनको कहता था कि नहीं, आपकी अपनी जो, मैं देखें, मेरा जैसा आदमी, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं सिविलियन, मैं एक एनालिस्ट, मैं एक सहाफ़ी, मेरे पास कोई टाइटल नहीं, तो मैं जो बड़े बड़े लोग जिनके पास बड़े बड़े टाइटल हैं, तोपों के साइज़ के, कोई जनरल, मेजर जनरल, कोई लिeutenant जनरल, उससे मैं ये कहता था कि सर आपकी अंडरस्टैंडिंग मिलिट्री स्ट्रक्चर के हवाले से, किसी भी मिलिट्री के स्ट्रक्चर के हवाले से खासी डेफिशिएंट लगती है, तो बात सही नहीं लगती। लेकिन वो कहते रहे कि नहीं करेगा, और मैं उनको बताने की कोशिश करता रहा कि नहीं, मिलिट्री का स्ट्रक्चर इस तरह से काम नहीं करता, ये एक ऑर्डर के ऊपर चलते हैं, ये एक प्रोफेशनल लाइन होती है जिसको लेकर चलते हैं, इनके पास कोई डिसीजन मेकिंग की सलाहियत जो है वो नहीं होती। जब 26 नवंबर 2024 को कत्लेआम किया इस्लामाबाद में, जो गोली चलाई मसलसल चलती थी, अभी तो ज़्यादातर जिन 14 लाशों की बात होती है वो तो वो स्नाइपर फायर की है ना, जो दिन के 3:30 बजे से रात के 7:30-8 बजे तक की लोग हैं जो ज़ख्मी या हलाक होके, जिनकी लाशें पहुंची हैं ज़ख्मी हालत में, जो लोग पेमेंट्स पर पहुंचे, जो लोग पॉली क्लिनिक में पहुंचे, रात के 11:47 के बाद जो फायर हुआ, तड़, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। बहरहाल, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स। तो जब ये हो गया तो वो जो सीनियर जनरल साहिबान या आर्मी ऑफिसर्स थे वो बड़े शर्मिंदा, मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा हम अब कुछ और कह नहीं सकते, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है कि ऐसा हुआ, मैं कभी यकीन नहीं कर सकता था कि ऐसा हुआ, एंड सो ऑन। बट दिस एक्चुअली जो सारी की सारी चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जो फौज का और जो पोस्ट कॉलोनियल आर्मीज और ये जो इंपीरियल आर्मीज बनाई गई थी, इनके स्ट्रक्चर के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है वो यहाँ से क्लियर हो जाती है। फॉर इंस्टेंस, मैं अगर ये कहूँ, मैं प्रोफेशनली ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की फौज, इजिप्ट की फोर्स, इंडोनेशिया की फौज जो है वो अपने अवाम के ऊपर खुलम खुला गोली चला सकती है और कोई कॉम्स ऑफ कॉन्शियस उनमें पैदा नहीं होंगे। इसराइल की फौज इसराइल के लोगों के ऊपर गोली नहीं चला सकेगी, अगर उसको चलानी भी पड़ेगी तो बहुत जल्दी इसराइल की फौज का डिसिप्लिन ब्रेक डाउन होने लग जाएगा, बिकॉज वो एक नेशनल आर्मी है, वो वॉलंटियर किस्म की फौज है, वो लोगों में से बनाई गई फौज है, वो उन बुनियादों के ऊपर नहीं खड़ी की गई जिन बुनियादों के ऊपर ये कॉलोनियल या पोस्ट कॉलोनियल इंपीरियल फोर्सेस जो है वो खड़ी की गई। एक प्रोफेशनल पॉइंट है जिसको समझना। जब पाकिस्तानी बदकिस्मती ये है, जब आप प्रोफेशनल तरीके से चीजों का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि सारा नैरेटिव जाली मसनूई बनाया गया है, वो नैरेटिव क्रैक करने लग जाता है, और जो बेचारा एनालिस्ट होता है गरीब, उसके पीछे ये पड़ जाते हैं, कभी एक मुकदमा कायम करते हैं, कभी दूसरा मुकदमा कायम करते हैं। मैं अब इसकी आपको दूसरी, ये जो सारी कहानी जलाल चिश्ती ने बनाई थी, ये नैरेटिव बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त उनको बता दिया गया था ट्रूप्स को कि आप लोगों ने सीधी गोलियां नहीं मारनी है, वरना कोई भी प्रोफेशनल ट्रूप्स, ये हो नहीं सकता कि फौज का ऊपर से ऑर्डर आओ कि स्ट्रेट गोली मारें तो वो बिल्डिंग्स में गोलियां मार दें, हवाई में गोली मारें। ये नैरेटिव शेप किया गया था। जाहिर है कि नॉट मेनी पीपल वुड हैव नोन ऑफ इट, लेकिन जनरल चिश्ती को, जनरल ज़िया के लोगों को इस चीज़ का पता होता, और ये कोई बहुत मुश्किल कारनामा नहीं था जो उन्होंने उस स्टेज के ऊपर सर अंजाम दिया। अब मूविंग फॉरवर्ड, मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्पेसिमेन आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत महीने पहले हम सब लोग जो हैं बहुत बड़ी तादाद में अलबामा में थे। एक डॉक्टर साहब के घर, जो साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने अपने घर में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। वहाँ पर कनाडा से जनाब हैदर मेहदी साहब भी वहाँ पे तशरीफ लाए। हैदर मेहदी साहब ने भी वहाँ पे बात की। हैदर मेहदी साहब ने वहाँ पर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि पाकिस्तानी फौज का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर नेशनल आइडेंटिटी है ही नहीं है, उसके अंदर कोई पाकिस्तानी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ये कहने की बात है, उसके अंदर जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है वो यूनिट की है। तमाम लॉयल्टी जो है वो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने और बाद में अंग्रेज ने फौज बनाई, तो तमाम आइडेंटिटी, तमाम लॉयल्टी, तमाम ओबीडियंस जो है वो यूनिट की शनाख्त से है, उसके एम्बलम, उसके झंडे से है, इसलिए उसके अंदर एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है वो मिसिंग है। यही चीज़ आयशा सिद्दीका अपने कोर्ट ट्वीट में जनाब सेनेटर मुस्तफ़ा को बताने की कोशिश कर रही हैं, और जिसके ऊपर मैंने इतने ज़्यादा अल्फाज खर्च किए हैं, मुझे उम्मीद है कि लोगों को चीज़ समझ आएगी। आइडेंटिटी यूनिट की है, आइडेंटिटी ब्रिगेड की है, आइडेंटिटी डिवीजन की हो सकती है, लेकिन ये डिवीजन ब्रिगेड जो आयशा सिद्दीका ने लिखा है, मैं समझता हूँ ये इररिलेवेंट है। एक्चुअली जो आइडेंटिटी है, जैसा कि हैदर मेहदी साहब ने एक्सप्लेन किया था, वो खालिसन यूनिट के गिर्द घूमती है। जब आप एक